with the Friday 22nd November's rally, some might have guessed that rally has started in the market. But remember, it's too early to conclude. Let's look at the market with fundamental and technical analysis perspective. हम मार्केट का जब एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों एक कंबाइन करके कंक्लूड करते हैं कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन कैसी होगी। जब तक आप पूरा एनालिसिस नहीं करते तब तक आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि मार्केट की करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन मूवमेंट क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग नॉर्मली हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस होता है वो हम लोग करते हैं, बिकॉज इट्स अ प्राइस बेस्ड एक्शन। प्राइस बेस्ड एक्शन जो होता है टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग पता करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस ही हमको बता सकता है कि जो ओरिजिन ऑफ मूवमेंट है वो कैसे हुआ, कौन से टाइम फ्रेम से स्टार्ट हुआ। नॉर्मली मार्केट एक रिपेल इफेक्ट की तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, हमको अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई के पोजीशन पे ओवरसोल्ड पोजीशन में अगर हमको कोई सप्लाई जोन बनते दिखा स्मॉल टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, तो उसका रिपेल इफेक्ट जो है ये 1 आवर, 1 डे, वीक एंड मंथली टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे जो डोमिनो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलता है। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डू द ओवरऑल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द मार्केट। हम लोग आज निफ्टी के ओवरऑल जो मूवमेंट है उसका स्टडी करके फाइंड आउट करेंगे कि काफी सारे केसेस हो रहे हैं। जैसे निफ्टी में लोग बोल रहे हैं कि 10-20% और ज्यादा फॉल हो सकता है, 20,000 के लेवल पे आ सकता है। तो ये काफी सारे केसेस है, अपने अपने जो व्यूज है लोगों ने बताए। लेकिन हम लोग निफ्टी का जो एनालिसिस है वो क्वार्टरली से स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, और हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में निफ्टी की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, मूवमेंट कहाँ पे जा सकती है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टेक्निकल पार्ट तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग फंडामेंटल एक समझ लेते हैं कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से कितना अफेक्ट कर रहा है। देखो, ओवरसोल्ड जो पोजीशन होती है, ओवरसोल्ड मार्केट में करेक्शन आना एक मार्केट का रूल होता है, लेकिन ये जो करेक्शन होता है ये कब और कितना होगा ये प्रेडिक्ट करना अपने हाथ में नहीं है। वो जो इफेक्ट होता है, करेक्शन जो होता है, जैसे मैंने बताया, एक रिपल इफेक्ट होता है, और उसका जो ओरिजिन होता है एक स्मॉल टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होता है हायर टाइम फ्रेम पे। सितंबर से जो निफ्टी में करेक्शन हमको देखने को मिला, लगभग 10-12% का करेक्शन अब तक हुआ है फ्रॉम सितंबर 2024। इसमें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडिया पे शायद ही बहुत कम हुआ है, क्योंकि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, इजराइल ईरान वॉर है या प्रीवियसली रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हो रहा है, इसमें इंडिया का जो रोल है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये अज्यूम करना कि जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर भी इंडियन मार्केट पे हुआ है, दिस इज रॉन्ग। जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात ही किया जाए तो जो डिफेंस सेक्टर है इंडिया का, ये में भी थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि इंडियन डिफेंस सेक्टर का एक सबसे बड़ा सप्लायर है इजराइल एंड रशिया। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो एक फैक्टर ये है कि जो एफआईआई थे, एफआईआई ने जो सेलिंग स्टार्ट की है इंडियन इक्विटी मार्केट में, उसका एक रीजन है कि यूएस बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ गई है। इसलिए एफआईआई ने जो इंडियन इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, जो ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन थी इंडियन मार्केट में, उसको निकाल के, उसको सेल करके वही पैसा अब यूएस बॉन्ड्स, यूएस डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट स्टार्ट किया है। तो ये जो 10-12% का करेक्शन आया है मार्केट में, दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स या बाकी जो एचएनआई है, कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, इनको मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये टेम्पररी है। जैसे भी एफआईआई को लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट ये एक फेयर प्राइस पे है, फेयर पोजीशन पे है, आई एम श्योर कि एफआईआई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन इन द इंडियन इक्विटी मार्केट, और ये रैली जो है ये वापस स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड एनीवे, जो एफआईआई ने सेल ऑफ किया है वही डीआईआई ने बाय किया है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है, मार्केट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वोलेटिलिटी है, वो काफी हद तक नलीफाई हुई है बिकॉज ऑफ डीआईआई बाइंग।
मिड कैप और स्मॉल कैप भी ओवर वैल्यूड है। इंडियन जो एफएमसीजी और आईटी सेक्टर है ये भी थोड़ा सा स्लगिश दिख रहा है। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है ये एक फंडामेंटल रीजन है निफ्टी के करेक्शन का। ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट्स है ये भी इंडिया के बाहर काफी बड़ा है, लेकिन उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं हो रहा है। इंडिया का जो जीडीपी प्रेडिक्शन है, जीडीपी ग्रोथ जो है ये 6.5 टू 6.9% करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड है। इंडिया की जो एसआईपी है और जो म्यूचुअल फंड इनफ्लो है मार्केट में बाय रिटेल पार्टिसिपेंट्स इज वेरी हाई एज ऑफ नाउ। इट इज नॉट रिड्यूस्ड, इट इज स्टेबल। इंडिया के काफी सारे सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, डिफेंस सेक्टर है और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इन सेक्टर की जो ग्रोथ है ये भी एक कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। और ये जो सेक्टर्स है इन सेक्टर को सेंटर का भी काफी सपोर्ट है और इनमें जो सेंटर का गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है ये भी स्ट्रांग है एज ऑफ नाउ। सो इन शॉर्ट फंडामेंटल्स आर नॉट शिकन इन इंडिया एज ऑफ नाउ एंड विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। अब हम लोग निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। निफ्टी की ओवरऑल जो मूवमेंट है वो कैसी हुई है अब तक और वो कहाँ पे जा सकती है, अब लोग टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है। हम लोग अभी करंट जो सिचुएशन है मार्केट की, जहाँ पे करंटली प्राइस ट्रेड कर रही है, उससे थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में भी जाते हैं और समझते हैं कि बेयर और बुल मार्केट का जो साइकिल है वो अब तक एटलीस्ट 17-18 ईयर्स का कैसा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे 2008 में जब एक ग्लोबल रिसेशन आया था मार्केट में, डॉट कॉम बबल, रियल एस्टेट बबल जब बर्स्ट हुआ था तो काफी बड़ा करेक्शन मार्केट ने देखा था। इंडियन मार्केट में खास करके इंडियन मार्केट ने 2008 में एक जो बड़ा करेक्शन आया था वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। 2008 में एक हाई बनाया था बिफोर रिसेशन। उसके बाद जब ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हुआ 2008 में, वहां से कंसिस्टेंटली एक साल तक, मतलब 2009 के एंड तक काफी बड़ा करेक्शन इंडियन मार्केट में आया था। ये करेक्शन एक साल में, मतलब 2009 से लेके 2010 में जितना भी करेक्शन हुआ था रिसेशन में, ये रिकवर हो चुका था, ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था। तभी 2011 में काफी ग्लोबल क्राइसिस हुए, चाइना क्राइसिस हुआ, ग्रीस क्राइसिस हुए, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला था। इंडियन मार्केट में कम से कम जो इन्वेस्टर की वेल्थ थी वो 19,46,000 करोड़ से घट गई थी, कम हो गई थी। इसका मतलब ये है कि 2010 की जितना भी गेन इन्वेस्टर ने किया था वो पूरा 2011 में वाइप आउट हो गया था। 2011 का जो करेक्शन था बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल फैक्टर्स, दैट वाज टेम्पररी, वो एक शॉर्ट टर्म था। वहां से वापस प्राइस ने रिवर्सल किया इन 2014। यहाँ पे जूम करता हूँ, आपको ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ पे, मतलब जैन 2014 में जो क्वार्टरली की हम लोग ये कैंडल देख रहे हैं, इसने रिसेशन का जो हाई था 2008 का जो हाई था वो फर्स्ट टाइम 6 इयर्स के बाद ब्रेकआउट किया। जब ये ब्रेकआउट आया 2014 में, जब ब्रेकआउट आया मार्केट ने वापस वहां से रैली स्टार्ट की अंटिल कोविड। ये जो करेक्शन आया कोविड पेंडेमिक की वजह से, कम 5-6 साल के बाद कोविड पेंडेमिक की वजह से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट में आया था। बट दैट वाज वेरी, ये शार्प इसलिए था क्योंकि इंडियन जो प्रोडक्शन था, मतलब इनफैक्ट ग्लोबल जो प्रोडक्शन था ये पूरा शटडाउन हुआ था। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शटडाउन थी, नॉन ऑपरेटिंग थी। डोमेस्टिक जो स्पेंड था काफी हद तक कम हो गया था। काफी जो ले ऑफ्स हुए थे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, उसकी वजह से जो स्पेंड था कंज्यूमर का वो शार्पली कोविड के टाइम डिक्लाइन हुआ था। बट इट वाज हार्डली अबाउट 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर। जैसे भी प्राइस ने रिवर्सल लिया जस्ट आफ्टर 6 मंथ्स इन जुलाई 2020, प्राइस अगेन स्टार्टेड रैलिंग और तब से आज तक कम से कम 4-5 साल में जो रैली हम लोगों ने देखी है, ये मार्केट में ट्रिमेंडस रैली हुई है। तो आप देखो पिछले जो साइकिल्स थे, रिसेशन के बाद 6 साल के बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद 4 से 5 साल के बाद पेंडेमिक सिचुएशन आई, मतलब वापस बेयर मार्केट आया। सो जो बेयर मार्केट आ रहा है हर 5-6 साल के बाद, ये हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अब हमको देखने को मिला है ओनली बिकॉज वैल्यूएशन काफी हद तक बढ़ गई है। जैसे मैंने बोला कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स है इसकी वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है, बट दिस इज जस्ट टेम्पररी इफेक्ट। रिमेंबर, अब हम लोग
मंथली चार्ट देखेंगे, जब प्राइस करेक्शन स्टार्ट हुआ सितंबर 2024 से, तब से लेके आज तक मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने कोई सप्लाई जोन नहीं बनाया है। अब हम लोग जो ये करंट कैंडल दिख रहे हैं, ये है लाइव कैंडल, अब तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। ये कंप्लीट भी होती है तभी भी हम ये बता सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाई जोन नहीं बना है। मंथली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्रूशियल सपोर्ट है 22,567.85 का। प्राइस यहाँ पे आने के चांसेस है एक कंडीशन में, जो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। इसके लिए हम लोग अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि प्राइस अब कैसे रिएक्ट कर रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है, अगर ट्रेंड हम लोग मार्क करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो एज ऑफ नाउ हम लोग बता सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, भले ही डाउन ट्रेंड है, मंथली टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाई जोन अब तक नहीं बना है। वीकली टाइम फ्रेम पे दो एक के ऊपर एक सप्लाई जोन बने हैं, जिसकी लेवल मैं आपको बताता हूँ। ये एक लेवल है फर्स्ट सप्लाई जोन की, और सेकंड सप्लाई जोन जो उसके ऊपर है, उसकी लेवल ये है 24,148 का एक सप्लाई जोन है, इसकी एक लेवल है। उसके ऊपर जो सप्लाई जोन है वो 24,854 के आसपास है। अब प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम पे बेस कैंडल बनाई है। नेक्स्ट वीक अगर प्राइस ने यहाँ पे इस बेस कैंडल के बाद यहाँ पे अगर बड़ी एक रैली कैंडल बनाई जो एक लेग आउट होगी, और लेग आउट के साथ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन बनेगा, दैट इज वन कंडीशन। अब मैंने जैसे बताया आपको, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है ये डाउन ही है। सेकेंड थिंग, वीकली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बनने के साथ साथ अगर डेली का जो ट्रेंड है, जो मैं अभी मार्क करके आपको दिखाता हूँ, जो डेली का ट्रेंड है, जो अभी एज ऑफ नाउ ये भी डाउन है। अगर ये जो ट्रेंड है यहाँ से प्राइस ऊपर जाके अगर यहाँ पे आती है, दिस इज आवर सेकंड वीकली सप्लाई जोन, यहाँ पे आती है और यहाँ पे क्लोज होती है। नेक्स्ट वीक में अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है, या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में प्राइस अपर वीकली सप्लाई जोन पे क्लोज होती है, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये एनगल्फ होगा, और ये जो डेली ट्रेंड है ये इस तरह से, मतलब दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे जब प्राइस क्लोज होती है तब ये जो डेली ट्रेंड है ये डाउन का अप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन बनती है, फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली डिमांड जोन का बनना, डेली टाइम फ्रेम पे डेली ट्रेंड का चेंज होना फ्रॉम डाउन टू अप, ये सिचुएशन में प्राइस वापस जो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस सडनली मूव होके, जैसे फ्राइडे हुआ, नेक्स्ट वीक में अगर सेम सिचुएशन फ्राइडे जैसे होती है और प्राइस यहाँ से सडनली शूट होके डायरेक्टली यहाँ पे जाके सेकेंड जो सप्लाई जोन है वीकली सप्लाई जोन का, वहां टच करके वापस यहाँ पे नीचे क्लोज होती है इन द सेम वीक, मतलब नेक्स्ट वीक ही प्राइस यहाँ जाके वापस यहाँ पे नीचे आके क्लोज होती है विदाउट मेकिंग वीकली डिमांड जोन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तब इस सिचुएशन में जो प्राइस है, ये प्राइस यहाँ से मंथली जो सपोर्ट है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइस यहाँ पे जब आएगी विदाउट मेकिंग वीकली डिमांड जोन, तो यहाँ से और 10% का जो करेक्शन है, ये करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। सो ओवरऑल जो करेक्शन होगा, अगर प्राइस मंथली सपोर्ट के यहाँ पे आती है, तो ये करेक्शन होगा कम से कम ओवरऑल फ्रॉम सितंबर से अब तक का, मतलब जो मंथली सपोर्ट है वहां तक का करेक्शन होगा ऑलमोस्ट 20% के आसपास। जब प्राइस ऐसे सिचुएशन में मंथली सपोर्ट पे आती है, तो मंथली सपोर्ट में कंसोलिडेशन के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर सकती है काफी दिन, काफी वीक्स तक कर सकती है कंसोलिडेशन। बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस को रिएक्ट करने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन जब प्राइस क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में रिवर्स करती है ऑन डेली, एटलीस्ट ऑन वीकली, आई कांट से डेली बट एटलीस्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, जब रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा, तब ये कंफर्मेशन आएगी कि निफ्टी की जो मूवमेंट है ये वापस स्टार्ट होगी टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई। तो अगर इस वीडियो को समराइज किया जाए, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि फंडामेंटल्स इज लुकिंग वेरी गुड। इंडिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, इंटरेस्ट रेट्स है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स है, फंडामेंटल्स, ये इंडिया के मार्केट के फेवर में है। टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोगों ने देखा, और टेक्निकल एनालिसिस भी यही बोलता है कि
मार्केट की जो करेक्शन है ये टेम्पररी है, यहाँ से जो स्टार्ट होगी मूवमेंट उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। मंथली जो सपोर्ट है, प्राइस मंथली सपोर्ट पे अगर आती है तो इस सपोर्ट के यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके मार्केट वापस रैली करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं एक रीजन और बता देता हूँ, निफ्टी 50 की जो टॉप 50 स्टॉक्स है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर इनटू क्वार्टरली एंड मंथली डिमांड जोन, याद रखें। और जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है, खास करके क्वार्टरली, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस जो है ये हर स्टॉक में कंसोलिडेशन करती है। मे बी 1 वीक 2 वीक और 1 मंथ 2 मंथ, ये कंसोलिडेशन थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये क्वार्टरली डिमांड जोन या मंथली डिमांड जोन को प्राइस एनगल्फ नहीं करती है, उसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं करती है, तब तक ये कंक्लूड करना कि मार्केट और ज्यादा करेक्शन करेगा, ये गलत है। जैसे जैसे प्राइस हर स्टॉक में रिवर्सल लेते हुए दिखेंगे हम लोग, वैसे ही निफ्टी की जो रिवर्सल है ये भी जल्दी ही स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आई होप ये निफ्टी का जो एनालिसिस है आपको लॉजिकल लगा फ्रॉम द फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल पर्सपेक्टिव। ये ओवरऑल जो एनालिसिस था, इस हिसाब से ही आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपने जो पोजीशन बनाने चाहिए लॉन्ग पोजीशन, वो कब बनाने चाहिए, ये मैंने आपको एक लॉजिकल उसका एक रीजन बताया। इस लॉजिक के हिसाब से आप अपना जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है वो क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय वीडियोस बिकॉज काफ़ी इंसाइटफुल वीडियोस बनाए हैं, रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाए हैं, आई ओपनर वीडियोस बनाए हैं मैंने आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।